बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। साइमा और नाइला कॉफी शॉप में बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दियों के दिन थे। ऐसे में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। उस वक्त शाम के 5 बजे थे। अच्छा यार, मैं तो चलती हूँ, वरना मेरी मम्मी देर हो जाने पर मुझे बहुत डांटेंगी और नाराज भी होंगी, साइमा ने परेशान होते हुए कहा। यार, हद होती है। जब से आई हो बार बार घड़ी देखे जा रही हो। कोई देर नहीं हुई, कुछ देर मजीद बैठ जाओ, फिर तुम चली जाना। नाइला ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों कुछ ही अरसे में पक्की सहेलियां बन गई थी। अपने दिल की बात भी एक दूसरे से शेयर करने लगी थी। समझा करो नाइला, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ी सख्त मिजाज हैं। अगर मुझे देर हो गई तो वो बहुत नाराज होंगी। यार, एक तो तुम्हारी मम्मी की बातें भी मेरी समझ में नहीं आती। हर बात पर नाराज होती रहती हैं। खामोश हो जाओ नाइला, वो मेरी मम्मी है। उनके बारे में कुछ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुन जाओ। बको, साइमा मुस्कुराकर बोली और एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें शायद याद हो कि आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने तुम्हें अपनी ओल्ड दादी के बारे में बताया था। हाँ, याद आया। वो बड़ी बीमार थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अरे अफसोस किस बात का यार, मुझे तो खुशी होती है कि वो मर गई। चलो, जान तो छूटी ना। शट अप नाइला, बकवास करते करते थकती नहीं तुम? दादी थी वो तुम्हारी। दादी मेरी थी ना। तुझे क्यों रोना आ रहा है? और वैसे भी मैंने तुझे कोई अफसुर्दा खबर देने के लिए नहीं रोका था। बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं तुझे बताने लगी हूँ। मेरी दादी जिस बंगले में रहती हैं, बल्कि रहती थी, वो बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है। जब तक वो जिंदा रही हमें वो मिल ना सका। जाहिर है उनकी मलकियत जो था। मेरी मम्मी तो उनसे इतनी तंग थी कि अलग घर में रहती थी। लेकिन सच तो ये है कि हम लोग हमेशा से यही चाहते थे कि वो घर हमें मिल जाए, लेकिन उनके जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो वो बंगला खुद ब खुद हमारे हिस्से में आ गया है। अब बहुत जल्द हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि नए घर की खुशी में मैं पार्टी दूंगी, शानदार और जानदार किस्म की पार्टी, और तुझे हर सूरत में आना होगा। बल्कि तुझे तो मैं रोक लूंगी वहां पर। ना बाबा ना। एक तो तुम अपनी दादी की डेथ पर पार्टी रख रही हो, ऊपर से मैं तुम्हारे घर में रहूं। ये भूल जाओ, मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे उस भूत बंगले में। क्या क्या कहा? उसे भूत बंगला कहा? क्या सोचकर कह दिया तुमने उस घर को? भाई, जाहिर सी बात है, जब इतने अच्छे घर में तुम्हारी जैसी चुड़ैल राज करेगी तो वो भूत बंगला ही कहलाएगा ना। साइमा बोलकर चुप हुई तो वो दोनों कहकहे लगाने लगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, अगर वो मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरने की इजाजत दे तो। साइमा ने नाइला को गुड बाय कहा और अपने घर चली गई। साइमा और नाइला दोनों इंटर की तालिबा थी। साइमा निहायत ही ज़हीन और मेहनत से पढ़ने वाली लड़की थी, जबकि नाइला बहुत ही शौक और चंचल किस्म की लड़की थी। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत सी बातें कॉमन थी, इसलिए बड़ी जल्दी गहरी दोस्त बन बैठी। 2 दिन बाद नाइला का फोन आया ये बताने के लिए कि उसने पार्टी के तमाम इंतजामात कर लिए हैं और कल रात पार्टी है। साइमा ने झट अपनी मम्मी से इजाजत मांगी। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन फिर ये सोच कर कि नाइला अच्छी लड़की है, उन्होंने हामी भर ली। साइमा ने खुशी खुशी ये बात नाइला को बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। साइमा ने 4 अच्छे से जोड़े अपने सामान में पैक किए और जरूरत की चंद चीजें रखी और अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन दोपहर को खाने के बाद नाइला ने साइमा को पिक कर लिया, क्योंकि वो बंगला शहर की आबादी से इंतहाई दूर था। इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते ही 2 घंटे लग जाने थे। पूरे रास्ते दोनों खुशकपियों में मसरूफ रही। घर पहुंचकर बाहर बड़े गेट से उसने सामने बड़े गेट की गाड़ी रोकी। साइमा तो उस घर की खूबसूरती में खो सी गई। चौकीदार ने गेट खोला, वो अंदर दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ा लॉन था।
न जाने क्यों कुछ देर के लिए तो साइमा को वाकई वो बंगला किसी भूत बंगले की तरह मालूम हुआ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकली और बच्चों की तरह लान की घास में टहलने लगी। नायला उसकी ये हरकत देखकर हंसने लगी। अब अंदर चलो, क्या सारे मजे बाहर ही लेने हैं? नायला बोली तो साइमा ने गाड़ी से अपना बैग निकाला और नायला के साथ साथ अंदर आ गई। नायला ने उसे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। अभी कोई और मेहमान नहीं आया था, तुम बैठ जाओ, मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ। नायला अपनी मम्मी को बुलाने चली गई और साइमा आराम से बिस्तर पर बैठकर नायला का कमरा गौर से देखने लगी। उसने मुख्तलिफ फिल्म स्टार्स की तस्वीरें अपने कमरे में लगा रखी थी। कुछ ही देर में उसकी मम्मी जुबैदा कमरे में आई। बड़े मॉडर्न लोग थे वो। उन्होंने भी अपनी बेटी नायला की तरह खूब फैशन कर रखा था और स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे। कैसी हो बेटा? हमारी पहली मेहमान तुम ही हो। मत पूछो मुझे कितनी खुशी हुई है तुम्हारे यहाँ आने से। वो बड़ी खुश अहलाकी से बोली। थैंक यू आंटी। साइमा ने भी अच्छे अहलाक का मुजाहिरा किया। अच्छा नायला, तुम ऐसा करो कि साइमा को इसका कमरा दिखाओ, मैं जरा अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो रुकी नहीं और अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। नायला ने साइमा का बैग उठाया और उसे अपने पीछे आने का कहा। वो उसे लेकर उसके कमरे तक आई। यार नायला, ये क्या, मुझे इतने दूर कमरा क्यों दिया? वो शिकवा कर बैठी। सॉरी साइमा, लेकिन जो कमरे मेरे रूम के पास हैं वो अभी सेट नहीं किए, नायला ने जवाब दिया। तो साइमा चुप हो गई। वैसे एक बात तो बताओ, तू ये मेरे रूम के पास कमरा क्यों लेना चाहती है? कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो तुम जैसी चुड़ैल से भी खौफ महसूस नहीं होता। तो ये फिर प्यारा इतना घर है? नायला कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी की तैयारियां भी करनी है, तुम आराम से बैठो। नायला बाहर जा चुकी तो साइमा ने अपना बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गई। ये कमरा निहायत ही शानदार था। वो सोचने लगी कि इस घर में नायला की दादी कितने मजे से रहती होंगी, लेकिन फिर फौरन ही उसे ख्याल आ गया कि वो तो बेचारी बीमार थी और अकेले घर में बस मुलाजमों के साथ रहती थी। अचानक उसकी नजर सामने मेज पर रखी हुई डायरी पर पड़ी। वो ब्लैक कलर की लेदर की डायरी थी। बेख्तियार होकर उसने उसे उठाया और सफ़हात उलट पलट कर देखने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और जुबैदा अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर साइमा बुरी तरह से पोखला गई और जल्दी से डायरी वापस मेज पर रख दी। आई एम सॉरी आंटी, मुझे इस तरह से आपकी चीजें नहीं छेड़नी चाहिए थी। नहीं माय चाइल्ड, इट्स ओके, तुम्हारा जहां दिल चाहे आओ जाओ, क्योंकि वैसे भी अभी हमने नायला की दादी के इंतकाल के बाद इस घर की सेटिंग नहीं की। इस कमरे की तरतीब भी अभी सही नहीं हुई और ये डायरी जो तुम्हारे हाथ में है हमारी नहीं बल्कि नायला की दादी यानी कि मेरी सास की है। वो कुछ देर यूं ही उससे बातें करती रही, फिर उठकर चली गई। साइमा ये सोचकर बड़ी खुश हुई कि अब वो सारे घर में आज़ादी से घूम फिर सकती है। और फिर वो शाम में होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगी। शाम को नायला की तमाम सहेलियां आ गई। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। उसकी सारी सहेलियां भी उसकी तरह निहायत शोहो चंचल किस्म की थी। उन्होंने मिलकर खूब उधम मचाया। इतनी सख्त सर्दी में भी वो कोल्ड ड्रिंक के गिलास घटाघट पीती रही, जबकि साइमा एक कोने में चुपचाप बैठी कॉफी के सिप ले रही थी। अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में गुप्त अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही तमाम लड़कियां डर गई। उनमें साइमा सबसे ज्यादा डरी हुई थी। इस दौरान उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा तो वो बुरी तरह से उछल पड़ी। नायला, ये क्या बदतमीजी है, डराना बंद करो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, नायला बोली। तो फिर किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ, नायला बोली। अभी ये बहस जारी थी कि लाइट दोबारा आ गई। शुक्र है कि लाइट आ गई। नायला ने सुक्का सांस लिया कि अचानक ही साइमा की नजर सामने से गुजरते हुए एक साये पर पड़ी। उस जगह था तो कोई नहीं, लेकिन बस एक साया था जो चल रहा था। उस साये को देखकर साइमा को झुरझुरी सी आ गई। वो बार बार पलक झपक कर देखने लगी, मगर वहां अब कोई होता तो नजर आता। बड़ी देर तक पार्टी चलती रही और हल्ला गुल्ला होता रहा और फिर सबकी सब शांत हो गई। थोड़ी देर बाद नायला ने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, यानी किसी भटकी हुई रूह को बुलाते हैं। ये सुनते ही तमाम लड़कियां खुश हो गई। बड़ी गोल मेज पर से उन्होंने तमाम चीजें हटाई और एक बड़ा सा कागज मेज पर बिछाया। उसके बाद नायला ने तमाम तफसील से लड़कियों को आगाह किया। कमल नाम की एक लड़की पेंसिल लेकर बैठ गई और पेंसिल की नोक कागज पर टिका दिया। तमाम लड़कियां यक जुबान होकर हल्की ठहरी हुई आवाज में बोलने लगी, इस कमरे में या कुर्बो जवार में कोई भटकी हुई रूह है तो हम सबसे मुखातिब हैं।
ऐ भटकी हुई रूह, हमारे सवाल का जवाब दो और अपनी मौजूदगी साबित करो। ऐ भटकी हुई रूह, जवाब दो और अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। सबकी सब लड़कियां इस जुमले की तकरार करने लगी और काफी देर तक करती रही। फिर अचानक पेंसिल हरकत में आई और कागज पर एक नाम लिखा गया। वो नाम था हुमा। नायला बुरी तरह से डर गई और अंदरूनी तौर पर उस पर कपकपी तारी हो गई। बस करो, खत्म करो ये सब कुछ। इतनी सख्त सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। कंवल हैरानो परेशान सबको देखने लगी। उस पर खौफ सवार हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब यकीन करो। किसी अनदेखी ताकत के तहत खुद ब खुद मेरा हाथ चल रहा था। झूठ मत बोलो, नायला ने सख्ती से कहा। तो कंवल को भी गुस्सा आ गया। हद होती है, एक तो पहले खुद ही कहा कि किसी रूह को बुलाते हैं और अब आगे से बदतमीजी कर रही हो। दोनों में खूब बहस छिड़ गई, यहाँ तक कि बाकी लड़कियों ने बीच में पड़ के उन्हें अलग किया। बहुत बदमज़गी हुई और फिर सब लड़कियां अपने अपने घरों को चली गई। साइमा को नायला के ऐसे रवैये पर बड़ी हैरत हुई। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर बात क्या है, वो अचानक इतनी अपसेट क्यों हो गई है, मगर वो अभी उससे पूछना मुनासिब नहीं समझ रही थी। अगर कहीं से इस पर भी गुस्सा आ गया तो, इसलिए वो चुप ही रही। अचानक उसे लगा कि कमरे के बाहर कोई है। हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकली। कमरे का दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगी कि उसकी नजर एक लड़की के पर पड़ी। वो साइमा की उम्र की ही होगी। वो चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। नजदीक आकर वो साइमा को घूरने लगी। तुम कौन हो? साइमा ने पूछा। और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम हुमा है, मैं यहाँ काम करती हूँ और इसी जगह रहती हूँ। वो बड़ी मुदबाना लहजे में बोली। खैर अब इतनी रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, जरूर तुम थक गई होगी। मुझे थकन महसूस नहीं होती, मैं तो वैसे भी। खैर छोड़ें, आपकी समझ में नहीं आएगा, वो बोली। तुम तो बड़ी अच्छी लड़की लगती हो, मुझसे दोस्ती करोगी? साइमा ने उससे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया। तो एक लम्हे को साइमा खौफजदा हो गई। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। साइमा ने फौरन ही बहाना बनाया। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। और फिर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो बिस्तर पर बैठकर हुमा के बारे में सोचने लगी। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बुरी तरह से उछल पड़ी। कौन है? साइमा, मैं हूँ नायला, दरवाजा खोलो। नायला की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला। शुक्र है कि तुम आ गई, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था, साइमा बोली। सच में? डर तो मुझे भी लग रहा था। अच्छा ये लो चलगूजे। नायला ने उसे चलगूजों का लिफाफा थमाया। फिर वो बिस्तर पर बैठकर खाने लगी। नायला भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तुम जरूर सोच रही होगी कि आज शाम पार्टी के वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं इतने गुस्से में क्यों आ गई थी और डर क्यों गई थी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है साइमा, तुम भी सुनोगी तो तुम भी डर जाओगी। मैं तुम्हें अपना एक राज बता रही हूँ। कुछ अरसा पहले हुमा इस घर में मुलाजमा हुआ करती थी। ये तब की बात है जब मैं और मम्मी इस घर में रहती थी। एक दिन मेरी दादी ने अपने लिए सोने की एक बहुत खूबसूरत अंगूठी खरीदी। मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो अंगूठी चुरा ली और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही दादी को अंगूठी की गुमशुदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने एक मुसीबत ही खड़ी कर दी। जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई, पहले तो वो मुझसे बड़ी नाराज हुई और फिर उन्होंने चौकीदार से कहकर वो अंगूठी हुमा के कमरे में छुपा कर रखवा दी और चौकीदार को अपना मुंह बंद रखने के लिए 1000 रुपए दिए। फिर जब दादी ने हुमा के कमरे की तलाशी ली तो वहां से उसकी अंगूठी निकली। उन्होंने उसी वक्त हुमा को काम से निकाल दिया। फिर न जाने हुमा को कैसे शक हो गया। वो मेरी मम्मी से लड़ने लगी, कहने लगी, आपने मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाया है, आपने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मम्मी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो तिवरा कर फर्श पर गिर पड़ी और उसका सर मेज से टकराया और खून निकलने लगा। मैं और मम्मी घबरा कर उसने देखने लगी, मगर अफसोस कि वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी थी। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि हुमा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हमने उसके माँ बाप से यही कहा कि वो न जाने खुद ब खुद कैसे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। गुर्बत बड़ी बुरी चीज होती है। मम्मी ने उसके वालिदैन को 5000 रुपए दिए कि वो कफन दफन का इंतजाम कर दे तो वो लोग खामोश हो गए। और आज पार्टी में जब हुमा का नाम कंवल ने लिखा तो मैं बड़ी बुरी तरह से घबरा गई। वैसे हुमा को तो मैं भी जानती हूँ, साइमा बोली तो नायला ने चौंक कर उसे देखा।
कौन है वो? नाइला ने जल्दी से कहा। अरे इतने तजस्सुस की क्या बात है, तुम्हारी मुलाजमा है वो। अभी तुमसे पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और हमें दोस्ती भी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सी लगी वो लड़की, साइमा ने कहा। क्या कह रही थी वो? नाइला तकरीबन चीखते हुए बोली। कुछ नहीं कह रही थी, इतना डर क्यों रही हो? साइमा ने नाइला से कहा। डरने की बात है साइमा, अब हुमा नाम की कोई भी लड़की हमारे आसपास काम नहीं करती। मुझे लगता है कि हुमा की रूह लौट आई है। मेरी दादी कहा करती थी, बाजुकात रूहें किसी वजह से मरकर फिर लौट आती हैं। ठहरो, मुझे मम्मी को बताना होगा। लेकिन नाइला, वो तो सचमुच की लड़की थी, कोई आत्मा नहीं थी, साइमा बोली। अगर सचमुच की लड़की थी भी तो मैंने तो तुमसे कहा अब कोई हुमा नाम की लड़की इस घर में नहीं है। इतना कहकर नाइला ने साइमा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी मम्मी के कमरे में आई और उसकी मम्मी को सारी बात बताई। तो वो पहले तो आत्मा वाली बात पर यकीन करने से इनकार करने लगी, फिर बोली, चलकर हाशिम यानी कि चौकीदार से पूछते हैं क्या उसने किसी को अंदर आते हुए देखा है। फिर वो तीनों चौकीदार के पास पहुंची, मगर सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो दरवाजे के फर्श पर पड़ा हुआ था, उसका गला कटा हुआ था। तीनों से देखकर चीखने चिल्लाने लगी, फिर बदहासी के आलम में बोली, लड़कियों, इस तरह चीखने से कुछ भी नहीं होगा, हमें पुलिस को इत्तला करनी होगी, जरूर कोई चोर डाकू घर में घुस आया है। तीनों भागती हुई वापस आई। नाइला की मम्मी जुबैदा ने कई बार पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हुई, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। और फिर जब एक बार उन्होंने फोन मिलाने की कोशिश की तो देखा कि तार कटी पड़ी थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ? जुबैदा हैरत से चीखी। मेरे खुदा, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, नाइला रोते हुए बोली। अचानक ही राहदारी में किसी के चलने की आहट हुई। तीनों सहम गई। तुम लोग ठहरो, मैं देखती हूँ। जुबैदा ने साइमा और नाइला को एक तरफ किया और कमरे से बाहर निकल आई। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं है, वो बोली। वापस अंदर आई ही थी कि अचानक उन्हें किसी नादीदा वजूद ने हवा में उछाल दिया और वो हवा में उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनका सर कई हिस्सों में बट गया और वो माही बेआब की तरह तड़पती हुई बेसुध हो गई। साइमा और नाइला खौफ से चीखें मारने लगी। फिर अचानक सारे कमरे की चीजें हिलने लगी तो वो दोनों घबराकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि सामने हुमा खड़ी है, वही हुमा जिससे साइमा ने बात की थी। नाइला ने बताया कि वही हुमा है जो कि मर चुकी है। वो दोनों खौफ से दीवानों की तरह सारे घर में भागने लगी कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए, मगर वो जहां जाती ना मालूम किस तरह हुमा भी वहां पहुंच जाती। आखिर थक हार कर दोनों जमीन पर बैठ गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उन्हें अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, मैं लौट आई हूँ नाइला। दोनों ने बुरी तरह डरकर पीछे देखा। वहां हाथ में हुमा तेजदार बड़ी छुरी लिए खड़ी थी। फिर हुमा की रूह हवा किसी तेजी से आगे बढ़ी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकलकर नायला की आंखों में पेवस होने लगी। देखते ही देखते नायला बेखुद और मबहूत होकर फर्श पर ढह गई तो वो रूह आगे बढ़ी और छुरी नायला की गर्दन पर फेर दी। देखते ही देखते नायला का वजूद ठंडा पड़ गया। मैं अपना बदला लेने आई थी, वो पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर हुमा वहां से चली गई। साइमा नायला से लिपटकर धारे मार मार कर रोने लगी, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उस रात को जब उन्होंने रूहों को बुलाया तो हुमा की भटकी हुई रूह वहां आ पहुंची, अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और अपने मकसद में वो कामयाब रही।